हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऑलरेडी 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अब ये 4th पार्ट है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का फॉर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, मैं आपको सारी चीजें बता देती हूं कि ये जो आप सेशंस एक्सप्लेनेशंस देख रहे हैं, या फिर आप डीपीपीज और उनके सॉल्यूशंस देख रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आपकी नीट की प्रिपरेशन है, ये मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ना तो आपको कोई फीस देनी है, ना कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। आप आराम से अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी सारी चीजों के साथ, क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ। तो आइए आज का सेशन इसी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है, ये डिस्कस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं हम नीट के कोर्स मॉड्यूल में? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना, यानी कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जो है आपके हर चैप्टर के हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन ब्रीफली आपको हर सेशन में मिलता है। इस तरीके से जब हम उन सेशंस को देख लेते हैं, जब हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड उसी के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक पीडीएफ आपके लिए अपलोडेड रहता है। वो आपको कहाँ मिलता है? वो आपको सेशन के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मिल जाता है। आप वहां जाकर लिंक को क्लिक करिए, डाउनलोड करिए उस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ को, और फिर उसे करिए सॉल्व। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ठीक है, लिंक से आपने इसे डाउनलोड किया और इसे सॉल्व किया। अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर लिए हैं सही तरीके से, तो वेल एंड गुड। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये जो डीपीपी होती है, इसका सोल्यूशन वीडियो भी मिलता है आपको। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो, जो कि बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन तो शायद कोई घर में बैठ के बिना कुछ करे भी सॉल्व कर सकता था, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही एक्सप्लेनेशन क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम उस एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखेंगे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हम अभी कर रहे हैं। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके होते हैं, तो फिर हम सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज, जहां पे पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं, फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन से साइंटिस्ट उस चैप्टर में इन्वॉल्व थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, किस ईयर में उन्होंने काम किया, ये सारी बातें हम करते हैं एक पर्टिकुलर सेशन में, ताकि आपको एक लिस्ट मिल जाती है जिसके हिसाब से आप साइंटिस्ट, उनकी डिटेल्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज के बारे में पढ़ सकते हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस कंसेप्ट को किस वे में तोड़ मोड़ के पूछा गया है, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो से ही पता चलता है। फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी क्वेश्चंस आप मुझे भेजते हैं, अपने डाउट्स जो आप मुझे भेजते हैं, उसका आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है वीकली टेस्ट पेपर। फॉलोड बाय गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं पूरे समय, ये सारी बातें आपको पता चलती हैं कैसे इस गाइडेंस सेशन से, गाइडेंस वीडियोस जो आपके लिए बनते हैं उनसे। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर का माइंड मैपिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड देन वी हैव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो ये सारी चीजें हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल में हैं जो हम फॉलो करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। आप ध्यान देना, इनने बोला टर्म्स क्या क्या यूज कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके वर्ड्स को कैप्चर करना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहां हम क्या कैप्चर करेंगे? भाई, ये एक स्टडी है, ये एक स्टडी है, ये एक स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो स्टडी कौन सी है, और क्या कहा है इनने कि उस स्टडी में इन्होंने पढ़ा है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मैं लिख सकती हूं बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा है। और यही नहीं, बायोडाइवर्सिटी के बाद उनसे रिलेटेड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी पढ़ा है। तो अब
दो बातें हमारे सामने आती हैं, हमको स्टडी के बारे में बताना है, तो एक स्टडी जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो होती है टैक्सोनॉमी, दूसरी स्टडी जो हमारे दिमाग में साइमल्टेनियसली चल रही होती है वो होती है सिस्टमैटिक्स। तो इतना ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास टैक्सोनॉमी है, ठीक है, अगर मेरे पास टैक्सोनॉमी है तो देखो, लेट्स टॉक अबाउट टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं थोड़ी, 1 सेकेंड। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक ऐसी स्टडी है जहां पर आप फॉर्म करते हो, सिंपल टर्म्स में, एकदम लेमैन टर्म्स में बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पर आप टैक्सॉन फॉर्म करो, यानी कि आप ग्रुप फॉर्म करो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, तो वो टैक्सोनॉमी है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टडी है जिसमें आप बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, या फिर कोई स्टडी है जहां पर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ रहे हो, तो वो स्टडी कौन सी है? वो स्टडी कौन सी है? इट इज द सिस्टमैटिक्स, इट इज द सिस्टमैटिक्स, ठीक है, ये सिस्टमैटिक्स की स्टडी है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका यही है, एक वर्ड हमें टैक्सोनॉमी में याद रखना है, दो शब्द हमको किस में याद रखने हैं? सिस्टमैटिक्स में। टैक्सोनॉमी क्या है भाई? टैक्सॉन बनाना बेस्ड ऑन, हाँ ठीक है, मैं मान रही हूं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, सारी चीजें देखी थी, आई अग्री, बट यहां पे टैक्सॉन फॉर्म हुए थे, वहां पर सिस्टमैटिक्स में बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा गया और वो भी उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए पढ़ा गया, तो वो था सिस्टमैटिक्स। अब आइए ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या थे? पहला ऑप्शन था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, या फिर फीचर्स बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑब्वियसली ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहते हैं क्या? मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। जब हम इंटरनल फीचर्स को पढ़ लेते हैं तो वो हमारी कौन सी स्टडी है? वो हमारी एनाटॉमी है। तो ये हो गया। फिर है टैक्सोनॉमी, मैंने आपको बताया टैक्सॉन बनाने का तरीका, ग्रुपिंग बनाने का तरीका। ग्रुपिंग हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ये सारी चीजें हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। फिर आता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स जो है, यहां पर हम क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लेते हैं, और दूसरा हम इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ लेते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है? हमारा आंसर क्या है? सिस्टमैटिक्स, क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शंस जो है ये मैंने आपको बताया क्यों ये आंसर नहीं हो सकती, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। डन? ओके, नाउ इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम। इंटरब्रीडिंग जो एनिमल्स होते हैं वो किस सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो याद करो हमने कहां पढ़ा था इंटरब्रीडिंग वाला वर्ड। अगर आपको याद आ गया हो, वैसे तो आ जाना चाहिए, मैंने ये बहुत बार आपके लिए दोहरा दिया है, कभी सेशन में, कभी डीपीपी में, कभी कहीं कभी किसी और कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो इंटरब्रीडिंग कहां पर और कब देखी जाती है? जो हमारी स्पीशीज होती हैं, जैसे हमने ग्रुप फॉर्म करा, टैक्सॉन फॉर्म करा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज को उठा लो, स्पीशीज को देखो, उसमें सबसे ज्यादा क्लोज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे ज्यादा क्लोज कैरेक्टरिस्टिक, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज इट इज केपेबल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। उसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस नहीं कर सकते वो है दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या बोला मैंने कहा कि अगर मैं बात करती हूं स्पीशीज की, ठीक है, अगर मैं स्पीशीज के बारे में डिस्कस करती हूं तो उसकी डेफिनेशन कहती है कि इट कंप्राइज ऑफ मेंबर्स ऑफ
क्लोजली रिलेटेड, या मैं कह सकती हूं सिमिलर कैरेक्टर्स, सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स, विच या फिर हु कैन इंटरब्रीड among themselves, interbreed among themselves to produce fertile offspring. बात यहां पे इस डेफिनेशन में कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो है सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि सारे मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं. दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो ये जो है ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसमें ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है. और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इंटरब्रीडिंग एनिमल्स जो होते हैं, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स जो होते हैं वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस तरह से सेम होते हैं, सॉरी, ठीक है. तो अब मेरा मतलब ये है कि जैसे इसमें इंटरब्रीडिंग को लेकर पूछा गया है, हो सकता है अगली बार पूछ ले कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर पूछ ले सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होते हैं. तो ये जो डेफिनेशंस है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि इनके वर्ड्स में से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या क्या है. जीनस तो नहीं होगा, डेफिनेशन हम देख चुके हैं, हमारा आंसर स्पीशीज की तरफ जाएगा. इसके बाद फैमिली नहीं होगा, फिर स्पीशीज सही है, ऑर्डर नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज स्पीशीज. स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर. आप इसको नोट कर लीजिए. देखो किसी भी डेफिनेशन में ये बात याद रखना, चाहे वो किसी भी चीज की डेफिनेशन हो, चाहे वो सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन हो, चाहे वो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन हो, चाहे वो सिस्टमैटिक, स्पीशीज या फिर टैक्सोनॉमी या फिर पूरे बायोलॉजी में कहीं की भी डेफिनेशन हो, इस तरीके से एक वर्ड उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू. दूसरी चीज, इसीलिए जैसे डेफिनेशंस में से पूछा जाता है वैसे ही जो हमारी एनसीईआरटी होती है उसके समरी में से पूछ लिया जाता है. उसी तरीके से जो हमारा वो होता है डायग्राम के जो लेबलिंग्स होती हैं और उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसको उठा के पूछ लिया जाता है. तो हमें ये कुछ चीज़ों को पकड़ के चलना है कि कहाँ पर क्या चीज़ निकल के आ सकती है. इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. डन? ओके. Now the next is family is placed between. फैमिली को किसके बीच में रखा जाता है? फैमिली को आप किसके बीच में रखते हो? देखो पहले हम अगर हायरार्की की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द हायरार्की, ठीक है, हायरार्की पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास हायरार्की में सबसे पहले होता है किंगडम, फिर होता है किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर आता है स्पीशीज. ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, हमने पढ़े हुए हैं. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कि फैमिली किसके बीच में आएगा. तो फैमिली किसके बीच में आ रहा है? देखो फैमिली इज कमिंग इन बिटवीन दी ऑर्डर एंड दी जीनस. ऑर्डर और जीनस के बीच में ऑप्शंस देखिए. ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? ऑप्शंस हैं ऑर्डर एंड जीनस, विच इज राइट. ऑर्डर एंड जीनस के बीच में हम देख चुके हैं, ये है ऑर्डर, ये है जीनस और ये है हमारा फैमिली जिसका क्वेश्चन पूछा है. इसके बाद जीनस और स्पीशीज नहीं होता, इसके बाद क्लास और ऑर्डर नहीं होता और फाइलम और क्लास भी नहीं होता. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑर्डर एंड जीनस. ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑर्डर एंड जीनस. आप इस चीज को नोट कर लीजिए. डन? ओके. Now the next question says, which one of the following is not a correct statement? कौन सा statement इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यानी कि सीधे सीधे कह सकते थे, ये इन्होंने कहा नहीं हमसे, ये सीधे कह सकते थे विच वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट.
ठीक है, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक म्यूजियम के अंदर इनका कहना है कि कलेक्शन होता है किस चीज का, फोटोग्राफ्स का, किसकी, एनिमल्स और प्लांट्स की। म्यूजियम के अंदर क्या होता है, म्यूजियम के अंदर तो पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये क्या है, ये कैसा ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। की क्या कोई टैक्सोनॉमिक एड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो स्पेसिमेन को, तो हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए, हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, यस डेफिनेटली इसमें यही होता है। नेक्स्ट है, बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, यस डेफिनेटली। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। नॉमेनक्लेचर के कुछ अपने रूल्स दिए गए थे, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कौन सा वाला कॉन्ट्ररी है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला कॉन्ट्ररी है, यानी कहां पर प्रॉब्लम है ना, कौन सा वाला कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास फर्स्ट लेटर होता है, जो हमारे पास वर्ड होता है, वो फर्स्ट वर्ड कौन होता है, वो होता है जीनस। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वर्ड, वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई कॉन्ट्ररी तो है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेम्स आर रिटन इन लैटिन। अच्छा, मैं ये वाला जो टिक है ये यहां लगा देती हूं, फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलियाइज्ड। ठीक है, इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि इटैलिक्स में लिखा जाता है, जो अपना राइटिंग पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है। तो नेम्स आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, हाँ डेफिनेटली जितने भी नेम्स दिए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज होने की वजह से इसमें कभी आगे फ्यूचर में चेंजेस नहीं होते, और अगर इसमें फ्यूचर में चेंजेस नहीं होने हैं तो भाई कोई लड़ाई नहीं होगी कि मेरी लैंग्वेज में ये है, तुम्हारी लैंग्वेज में वो है। सो अक्सर ये जो नेम्स होते हैं साइंटिफिक, ये लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं और आईटीसीएलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि इटैलिक्स में इसे प्रिंट किया जाता है। तो ये बात सही है, ये भी सही है, कोई कॉन्ट्ररी नहीं है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। जब भी हम ऐसे नेम्स लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका अगर हमने लिखा तो हम इसे लिखकर ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं अलग अलग, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। अपन किसी भी लैंग्वेज में क्या बायोलॉजिकल नेम लिख सकते हैं? नहीं, हमने पहले ही बता दिया कि लैटिन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमें लगता है जो कॉन्ट्ररी क्रिएट करता है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर इज दिस स्टेटमेंट। ओके, सही आंसर कौन सा है? सही आंसर हमारा ये वाला है कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रडिक्शन वाला। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल एक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। All right, now see the next question. Smallest free living organism, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता था? क्लास 8th में पढ़ा था पहली बार, अब तो कितनी बार पढ़ चुके। तो स्मॉलेस्ट होता है 1 सेकेंड, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो कौन सा है? इट इज दी माइकोप्लाज्मा। और इस माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है, अगली बार हो सकता है ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा के बारे में सीधा पूछ लें और पूछ लें भाई उसका नाम दूसरा क्या होता है। दूसरा नाम होता है PPLO। द सेकेंड नेम इज PPLO, मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक
organisms. PPLOS प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है. क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. ऑप्शंस देखिए, वायरस स्मॉलेस्ट लिविंग है? नहीं, इससे भी छोटा माइकोप्लाज्मा है. वायरॉइड से भी छोटा है. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट एंड फिर प्रायंस आता है. सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. मार्क कर लीजिए इसको. डन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says, structurally a complete mature virus particle outside the host is called. एक complete mature virus जो होस्ट की बॉडी के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, कंप्लीट और मैच्योर भी हो, ठीक है, और कहां रहे? आउटसाइड होस्ट. आउटसाइड होस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे वायरस को हम बोलते हैं वायरोइंस. क्या बोलते हैं? वायरोइंस. ठीक है, तो वायरॉन होता है कंप्लीट मैच्योर वायरस, कंप्लीट मैच्योर वायरस जो आउटसाइड द होस्ट पाया जाता है. ठीक है, सो वायरॉन इज द वन. देखिए ऑप्शंस हैं, वायरा, वायरस, वायरोइन एंड वायरॉइड. अलग होता है, आपको पता है. सो वायरॉन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नोट कर लीजिए. डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टीएमवी हैज. टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की बात हो रही है. टोबैको मोज़ेक वायरस. ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक, इसका जो कोट है, आउटर कोट, वो किस चीज का बना है? प्रोटीन का बना है. ठीक है, और इसके जीनोम में क्या प्रेजेंट है? जीनोम में प्रेजेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसको हम कहते हैं एसएसआरएनए. ठीक है, हेलिकल फॉर्म में, बीच में हेलिकल फॉर्म में जो इसका जीनोम है वो प्रेजेंट रहेगा हेलिकल फॉर्म में. ठीक, और एक बात हमेशा याद रखना, वायरस ये देखो, ये जो है ना, ये एक अलग फंडा है, इसे ध्यान रखना. ठीक है, क्या बता रही हूं मैं? ये बता रही हूं कि वायरस जो होता है, अगर उसके पास आरएनए प्रेजेंट है तो वो किस में डिसीज कराएगा? प्लांट्स की डिसीज कराता है. ठीक, और अगर कोई वायरस है जिसके पास डीएनए प्रेजेंट है तो वो किस में डिसीज कराता है? वो एनिमल्स में डिसीज कराता है. एनिमल्स में डिसीज कराता है. ये एक बात आपको, ये एक फंडा आपको याद रखना है. रही बात टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी की, तो इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन की कोट प्रेजेंट है, हेलिकल फॉर्म में इसके अंदर इसका जीनोम रखा रहता है. इतनी बात समझ में आ गई. अब ऑप्शंस देखिए, पहला है डीएस डीएनए और प्रोटीन नहीं रहेगा, एसएस आरएनए और प्रोटीन रहेगा. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डीएस यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये रहेगा. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और प्रोटीन तो नहीं रहेगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और प्रोटीन नहीं रहेगा. जो प्रेजेंट रहेगा वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड प्रोटीन. Option B is the right answer. Write it down. Note it if you want. Done? Okay. Now, the next question. Chemically, viruses are. अगर हम chemical composition देखें वायरस की, तो वायरस में क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप वायरस को देखोगे तो वायरस के पास एक आउटर कोट होता है. सबसे पहले बाहर क्या होता है? एक आउटर कोट बना होता है, जो किस चीज का बना होता है? जो बना होता है प्रोटीन्स का. किस चीज का बना होता है? प्रोटीन्स का. इसके बाद वायरस के अंदर एक वो जो कैप्सोमियर रहते हैं, उससे पहले प्रोटीन की कोट रहती है. इसके बाद इसके अंदर रहता है इसका न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए हो सकता है.
डीएनए आरएनए हो सकता है। ठीक है, डीएनए आरएनए। तो बेसिकली अगर कॉम्पोजिशन में इसके अलावा तुम्हें कुछ दिखता है, इसके अलावा बस हमें एक चीज जो दिखती है वो है कि छोटे मोटे एक दो एंजाइम्स हो सकते हैं, छोटे मोटे एक दो एंजाइम्स हो सकते हैं। इसके अलावा केमिकली वायरस में और कुछ प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट है वो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। इतनी बात समझ में आ गई, केमिकल में 3 ही चीजें प्रेजेंट है। अब ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है क्या वायरस में? कहीं नहीं पड़ा, मैंने वायरस का डायग्राम आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है। वायरस का सेल कैसा होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरस मतलब सेल क्या, वायरस कैसा होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बताया, कहीं भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बताया, लाइपोपॉलीसैकेराइड नहीं होता। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन जो वर्ड बना है ये बना है, देखो न्यूक्लियोप्रोटीन इसी से तो बनाना, न्यूक्लियोप्रोटीन, कितनी इजी सी बात है। न्यूक्लियो इज फॉर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का प्रोटीन रह जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियोप्रोटीन, सॉरी राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन हमारा सही ऑप्शन है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। डन? क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल वायरसेस आर एंटायरली, फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट एंड नॉन लिविंग्स। देखो वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, तो ये वाले ऑप्शन के हिसाब से तो भाई वो एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, वो भी किसके बीच में? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है। दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव मतलब एक टाइम पे एक चीज रहेगी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे एक चीज रहेगी मतलब यार वायरस जो होता है वो हमेशा पैरासाइट होता है। ठीक है, और किस कैटेगरी का पैरासाइट होता है? फैकल्टेटिव, जो एक समय पर एक काम करे, तो फैकल्टेटिव नहीं है। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट तो वायरस है ही नहीं, डेड और डिकेइंग खाता है क्या? कुछ नहीं ना, तो सैप्रोफाइट नहीं है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? ये डेड और डिकेइंग वाला, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करना, तो ये तो वो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो करता क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि जो वायरस होता है, वायरस जो होता है वो खुद का जीनोम किसको दे देता है? बैक्टीरियल सेल के जीनोम को दे देता है। और ऐसा करने से वायरस कंप्लीटली डिपेंड करता है अपने होस्ट पर, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वायरस का वो तो होस्ट ही करने वाला है। देखो वायरस है, वायरस ने अपना जीनोम दे दिया बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ वायरस का जीनोम कंबाइन हो गया, कंबाइन होकर वही वायरस का सेल अपना रेप्लिकेट कर रहा है, वहीं पर जो बैक्टीरियल सेल है वो जीनोम इसका वायरस का लेके अपना रेप्लिकेट कर रहा है, नए सेल बना रहा है। हो सकता है एक टाइम पर जाके वायरस भी बनाने लग जाए, मतलब कि वायरस क्या बैक्टीरियोफेज बन के बाहर आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता था। तो ये कहानी दूसरी छोड़ दो, लेकिन वायरस का खुद का रोल क्या है? कोई खुद का रोल है नहीं है। वो तो उसको भला हो कि वो मिल गया था बैक्टीरिया, तो वो भाई उसका जो जीनोम है वो डिवाइड कर गया, वरना तो वो नॉन लिविंग थिंग पर नॉन लिविंग जैसा बिहेव कर रहा था। चाहे टेबल चेयर बुक पेन कहीं पर भी रखा होता, तो वायरस एक कचरे की तरह था, डस्ट पार्टिकल की तरह, इनर्ट पार्टिकल बोलते हैं वायरस को। तो वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्योंकि वो अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। सो इट इज कंसिडर्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आया? क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज TMV was first virus, यानी कि tobacco mosaic virus was the first virus to be purified and crystallized by an American microbiologist in 1935.
फॉर विच नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू हिम, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1946 में। तो ये कौन थे जिन्होंने ये काम किया था? सिर्फ साइंटिस्ट की बात है, ये मैंने आपको वायरस के फर्स्ट सेशन में ही पढ़ा दिया था। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ कि कौन है वो जिन्होंने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था, टीएमवी को। ओके, सो लिख दिया आंसर। होप आपने सही आंसर लिखा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि टीएमवी वाज फर्स्ट वायरस, टीएमवी जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, वो पहला वायरस था जिसको टू बी प्योरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज, जिसको पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया था। अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया था 1935 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, अवॉर्डेड टू हिम। कब दिया था? काम उन्होंने किया था 1935 में और नोबेल प्राइज मिला था 1946 में। तो वो कौन थे? ही वॉज सर W.M. स्टैनली। W.M. स्टैनली, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, पहला है W.M. स्टैनली विच इज द राइट आंसर। पेटन रोज नहीं पढ़ा है, समर नहीं पढ़ा है, एंड्रयू वोल्फ नहीं पढ़ा है, एंड्रयू वोल्फ नहीं पढ़ा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? सही आंसर हमारा हो जाता है M.W. स्टैनली। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम वायरस इन। माइकोप्लाज्मा वायरस से किस तरीके से डिफरेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है कि उनके पास सेल वॉल नहीं होती, लैकिंग सेल वॉल। तो सेल वॉल तो भाई वायरस के पास भी नहीं है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद अकरिंग इन नेचर, हाँ दोनों नेचर में मिलते हैं। इसके बाद है फिल्टरेबल थ्रू चेम्बरलैंड्स बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, उसमें से साइज पता चल जाता था, तो ये दोनों उसको पास कर जाते थे, तो इसमें भी डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। हाँ, बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये वाला जो पॉइंट है ये वायरस में मिल जाएगा, लेकिन हमारे माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये गलत है, तो यही उसका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हैविंग बोथ डीएनए एंड आरएनए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Right option is option D for this answer. Clear? Okay. Now, which of the following, question number 13 says, which of the following parasite is non-living outside the host but living on entering it? मैंने बहुत बार आपको बताया है कि वायरस जो है जैसे ही किसी लिविंग सेल के, लिविंग टिश्यू के, लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगता है, और अगर आसपास की किसी जगह पर वायरस प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग शो करता है। ऐसा कैरेक्टर किसमें देखा जाता है? ऐसा कैरेक्टर देखा जाता है वायरसेस में। इट इज सीन इन दी वायरसेस। ऑप्शंस देखिए, पहला है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। नाउ दिस पीपीएलओ, अब देखो ऐसे ही तो पहचानना है, पीपीएलओ यही तो है वो माइकोप्लाज्मा, इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ। अगली बार देखोगे मैम पीपीएलओ तो हमने पढ़ा ही नहीं था, माइकोप्लाज्मा तो बहुत बार पढ़ा था, इसीलिए मैं हर बार आपको ये चीज याद दिलाती हूँ। नन ऑफ दीज नहीं होगा, सो राइट ऑप्शन इज वायरस। क्लियर? राइट ऑप्शन इज वायरस। बात समझ में आ गई? यहां पर भी याद रहेगा कि ये किस में देखा जाता है? वायरस में देखा जाता है, वायरस में देखा जाता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ, द फर्स्ट टीएमवी वॉज डिस्कवर्ड बाय रशियन बॉटनिस्ट इन 1892। सबसे पहला वायरस, देखो दो अलग बातें हैं, टीएमवी को क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट अलग थे और वायरस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट अलग थे। टीएमवी को क्रिस्टलाइज किसी और ने किया था, पर टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस या वायरस जो है उसको डिस्कवर किसी और ने किया था। ये दोनों अलग बातें, इसीलिए मैंने एक ही सेशन में इसे इंक्लूड किया है, इस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ऑप्शन बोल रही हूँ, क्वेश्चन में है वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर, सबसे पहले रशियन बॉटनिस्ट कौन थे जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था? ऑप्शन में है दिमित्री आइनोस्की, M.W. बेजरनिक, चार्ल्स एक्लूज एंड अडोल्फ मेयर। अडोल्फ मेयर नहीं है, चार्ल्स एक्लूज हमने नहीं पढ़ा है वायरस में। फिर आते हैं M.W. बेजरनिक, वो कंटेजियम वायरम वाले, तो ये भी नहीं है, ये तो उन्होंने वो दिया था कि एक फ्लूइड एंटिटी है जो इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये दिमित्री आइनोस्की जो है, यही है DJ आइनोस्की, ठीक है। तो ये याद रखना, राइट आंसर इज दिमित्री आइनोस्की। क्लियर? फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने किया था।
क्रिस्टलाइज किसने किया था? स्टैनली सर ने किया था। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, कंसेप्ट ऑफ कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम फॉर वायरस वाज गिवन बाय। वायरस एक फ्लूइड कंटेजियस यानी कि इंफेक्शन कराने वाला मोइटी है या ऑर्गेनिज्म है, ये किसने बोला था? ये बोला था सर बेजरनिक ने। सर बेजरनिक ने, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ढूंढो। फर्स्ट है आइनोस्की सर ने डिस्कवर किया था, ये नहीं होगा। पास्चर सर का नहीं होगा। बेजरनिक सर सही है, टुआर्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सर बेजरनिक। सर बेजरनिक। क्लियर? अब यहां पे साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंस है। ऐसे कुछ घुमा के पूछ लेंगे, कभी कहीं कुछ पूछ लिया, कभी कहीं कुछ पूछ लिया, तो आंसर देना आना चाहिए। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, टर्म वायरस किसने दिया था? देखो, टर्म पहले वायरस डिस्कवर किसने किया? वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया? अब टर्म किसने दिया था? तो जो पहली बार वायरस टर्म आया था वो दिया था सर पास्चर ने। सर पास्चर ने पहली बार ये टर्म इंट्रोड्यूस कराया था वायरस। ऑप्शंस देखिए, पहला है पास्चर, दूसरा है बेजरनिक, एक्लूज एंड मेयर। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पास्चर। पास्चर सर ने पहली बार वायरस का टर्म कॉइन किया था। क्लियर? 3 कंसेप्ट यहां पर अपन ने पॉलिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी? फादर ऑफ वायरोलॉजी किसको बोला जाता है? फर्स्ट है आइनोस्की सर। आइनोस्की सर ने क्या किया था? डिस्कवर। ठीक। फिर है स्टैनली सर, बेजरनिक सर और पास्चर। अगर मैं अब इनको, इन ऑप्शंस को आपको प्रैक्टिस कराऊं तो आइनोस्की सर ने क्या दिया था? डिस्कवर किया था, पहली बार डिस्कवर किया था वायरस को। स्टैनली सर जो थे, इन्हें हम फादर ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन हो जाना भी इन्होंने बताया था। बेजरनिक सर ने क्या दिया था? वो फ्लूइड कंटेजियम वाला। ठीक है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने दिया था? बेजरनिक सर ने। और पास्चर सर ने टर्म कॉइन किया था। टर्म कॉइन किया था। अभी आई होप आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? फादर ऑफ वायरोलॉजी इज सर स्टैनली। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब यहां से कभी नहीं भूलोगे कौन क्या है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एब्सेंट इन वायरस? वायरस में कौन सी चीज एब्सेंट होती है? अरे ले देखिए, वायरस में 2 ही चीजें तो प्रेजेंट है बॉस। एक है हमारा प्रोटीन, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, बचा कुछ बेचारा एंजाइम। अब इसके अलावा वायरस में कुछ और प्रेजेंट ही नहीं है। न्यूक्लिक एसिड के डिटेल में चले जाओ, डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। प्रोटीन में चले जाओ, कैप्सिड कैप्सोमियर प्रेजेंट है। इतना मालूम है ना? अब देखो, जो एक्स्ट्रा होगा वो वहां प्रेजेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है डीएनए, तो डीएनए मिल जाएगा, आरएनए मिल जाएगा, प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी मिल जाएंगे वायरस में। फिर है साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन। क्या साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? नहीं होती। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन विच इज नॉट प्रेजेंट इन दी वायरसेस। बाकी सारी चीज वायरस में प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होता है वायरस में? प्रोटीन कोट है, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर उसके पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और बचा कुचा जो एक बच गई है चीज वो है एंजाइम। तो इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और मिल जाए तो वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रही, मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डन। Okay, now see the next question. Out of the following, which do not show tissue culture or do not grow in vitro? टिश्यू कल्चर कौन शो नहीं करता है? ऑप्शंस देखिए, पहला वायरस। तो वायरस तो टिश्यू कल्चर कैसे कर सकता है? ठीक है, वायरस टिश्यू कल्चर नहीं कर पाता, उसको तो दूसरे सेल का जीनोम चाहिए, तब वो डिवाइड करेगा। ई कोलाई कर सकता है, ई कोलाई तो हर बार होता है। फिर होता है पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, यस वो भी होता है। और बैक्टीरियोइड्स भी हो जाते हैं। जो नहीं हो पाता है, इन विट्रो ग्रो नहीं हो पाता, या टिश्यू में जो कल्चर नहीं हो पाता, जो ग्रो नहीं कर सकता, वो कौन है? वो है वायरस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वायरस।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वायरस। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, according to regression hypothesis के according virus might have originated from, virus कहाँ से originate होकर आए हैं? तो अगर हम hypothesis की बात करेंगे, ये है 3 टाइप्स की, ठीक है? Hypotheses are of 3 types for the viruses, ठीक है? पहली को हम कहते हैं, पहली जो हाइपोथेसिस है, फर्स्ट जो हमारे पास हाइपोथेसिस है उसका नाम है, फर्स्ट हाइपोथेसिस का नाम है, यही हमारी रिग्रेशन हाइपोथेसिस, और इसी को हम रिडक्शन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, रिडक्शन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिडक्शन हाइपोथेसिस। अब रिग्रेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये इनका कहना है कि वायरस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरियाज। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वायरस हैं वो कहां से बन के आते हैं? वो बन के आते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, ये है वायरस के ओरिजिनेशन की बात। दूसरी हाइपोथेसिस का नाम है प्रोटोवायरस हाइपोथेसिस। प्रोटोवायरस हाइपोथेसिस का कहना है, प्रोटोवायरस हाइपोथेसिस कहती है, जैसे ये बताते हैं कि बैक्टीरिया से निकल के आए हैं वायरस, उसी तरीके से प्रोटोवायरस हाइपोथेसिस का कहना है कि जितने भी वायरस हैं दे हैव ओरिजिनेटेड वाइल, वो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी जो होती है, ठीक है, जहां से मतलब वो थ्योरी जब सबसे पहले लाइफ फॉर्म अर्थ पे इवॉल्व हुआ था, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है, उसी समय इनका कहना है कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तभी वायरस बन गए थे। इनका क्या कहना है? ओरिजिनेटेड वाइल द थ्योरी ऑफ, वाइल थ्योरी नहीं लिखती, वाइल द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इनका क्या कहना है? पहले वाले में रिग्रेशन हाइपोथेसिस में उनका कहना था वायरस किससे निकलकर आया है? वायरस निकलकर आया है बैक्टीरिया में से, वायरस निकलकर आया है बैक्टीरिया में से। दूसरे में इनका कहना था ओरिजिन ऑफ लाइफ में से निकलकर आया है वायरस। तीसरे में अब इनका क्या कहना है? तीसरी एक और हाइपोथेसिस थी, ठीक है, जिसको हम कहते थे एपिजोम हाइपोथेसिस। क्या कहते थे? एपिजोम हाइपोथेसिस। एपिजोम हाइपोथेसिस का कहना है कि वायरस एक फ्री जीन है। वायरस क्या है? एक फ्री जीन है। वायरस इज अ फ्री जीन। वायरस इज फ्री जीन, अकेला घूमने वाला, ऐसे ही घूमने वाला एक फ्री जीन है। वो भी क्या? डीएनए के फॉर्म में। जो क्या करेगा? जो बना है, ओरिजिनेट हुआ है, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिजोम्स और बैक्टीरियाज। इनका कहना है कि या तो भैया वायरस एक तो फ्री जीन है, तो या तो वो हमारे एपिजोम से हुआ होगा ओरिजिनेट, या तो फिर वो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ होगा। ऐसा कहना है एपिजोम और बैक्टीरिया को लेकर। कौन सी हाइपोथेसिस का? हमारी एपिजोम हाइपोथेसिस का। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो आपको नहीं समझ में आया होगा वो है एपिजोम। नाम एपिजोम क्या होता है? इससे पहले कि आप मुझसे पूछो, एक बॉक्स बनाकर, जहां पर भी आप ये लिख रहे हो, एक बॉक्स बनाकर वहां पर आपको एपिजोम के बारे में लिख के रखना है।
ठीक है, एक बॉक्स बनाओ और एपिसोम का डिटेल लिख के रखो। एपिसोम क्या होता है? एपिसोम इज व्हाट? एपिसोम होता है ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करने वाला डीएनए। लेकिन कब? व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द डीएनए और द जीनोम ऑफ द अनदर बैक्टीरिया। मतलब एपिसोम एक वो एंटिटी है, वो चीज है जो दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम के कांटेक्ट में आएगा और उसके कांटेक्ट में आने के साथ उसके साथ मिल करके डिवाइड करना चालू कर देगा। दैट इज एपिसोम। तो ये किस में होता है? डीएनए में। तो ये कुछ ऐसी चीज है विच ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट्स inside bacterial cell with its genome, उसके जीनोम के साथ रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, और क्या कर लेगा? अपनी कॉपी बनाने लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है कि ये रेप्लिकेट कर रहा है खुद से ऑटोमेटिकली। पर कब? जब दूसरे सेल के साथ मिल जाए तब। तो ये है हमारी वायरस की हाइपोथेसिस। क्वेश्चन में पूछी गई थी कि रिग्रेशन हाइपोथेसिस कौन सी होती है। तो रिग्रेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वायरस माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, रिग्रेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वायरस माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी बैक्टीरियाज, एंड प्रोटोवायरस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग दे हैव ओरिजिनेटेड विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एंड एपिसोम के अकॉर्डिंग दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिसोम एज वेल एज फ्रॉम बैक्टीरिया। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? रिग्रेशन हाइपोथेसिस में बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है। फर्स्ट देखो, एल्गे बोला है, एल्गे से कभी किसी भी हाइपोथेसिस में ओरिजिनेट ये नहीं होता। फिर बैक्टीरिया बोला है, बैक्टीरिया में दो हाइपोथेसिस हैं, बट एपिसोम वाली में एपिसोम का होना जरूरी है। फ्री लिविंग एंटिटी बोलता है। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे कहीं नहीं है, प्लाज्मिड कहीं नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज व्हाट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। समझ में आ गया? राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आई होप नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगली बार हो सकता है, वैसे देखो मुश्किल है कि इस चीज से क्वेश्चन आए। मैंने आपको ये करा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मान लो आया कुछ तो आपको ना पता हो, तो प्रोटोवायरस के नाम से मान लो पूछ सकता है, या एपिसोम के नाम से अगर पूछ लिया जाए तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, note it down. Done? Okay. I hope this is very clear. अब आपको क्या करना है? पैनिक बिल्कुल नहीं मचाना है। सारी चीजें आपको आपके हाथ में मिल रही हैं, सिर्फ आपको चीजों को देखना है, फॉलो करना है। इसीलिए हर प्रैक्टिस सेशन जरूरी है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन जरूरी है, हर डीपीपी का सोल्यूशन जरूरी है, हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बार बार देखना जरूरी है। क्लियर? और अपने कॉपी पेन लेकर ही देखना है, ऐसे बस आराम से मूवी जैसे नहीं सुनना है। कॉपी पेन लेकर इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चलना है। ये सब आप कैसे कर सकते हो? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करो, तो एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाके नीट पे क्लिक करो। नीट पे जाकर आप बायोलॉजी वॉच करना चाहते हो तो बायोलॉजी के सेक्शन पर जाओ, वॉच नाउ क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो एक डिस्क्रिप्टिव सेशन पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पर यहाँ लिखा है वॉच ऑल वीडियोस। देखो इसमें यहाँ पर नीट के एग्जामिनेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी। कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हो, लिविंग वर्ल्ड नीट बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसके 16 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके लिए भी मिल जाएगा। बस इस पेज को विजिट करो, यहाँ पर सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस में टॉपिक वाइज किसके बाद क्या आया, साइंटिस्ट वाला अलग मिलेगा,
सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस पे जाके अपनी वीडियो को सिलेक्ट करो जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो और उस पर वॉच नाउ क्लिक करो तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये नीट का जो पूरा प्रिपरेशन आप मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इट इज़ 100% फ्री कोर्स फॉर दी नीट ऑनलाइन, घर में बैठ के आराम से। सिर्फ आपको फॉलो करना है, कहीं मत भागो, कुछ पैनिक मत करो, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। बस जितना बताया जा रहा है उतनी चीज़ फॉलो करो। तो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। उसके बाद इसे लाइक जरूर करना है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन कर सकते हो और शेयर जरूर करना है अपने सारे फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ। कोई सेशन हो सकता है आपके वर्चुअल ग्रुप में आप ही भेज रहे हो, दूसरों ने ना देखा हो, या दूसरे आपको भेज रहे हो कि भाई DPP आ चुकी है। ऐसे इधर उधर हैप्पीजार्ड नहीं करना है, बिल्कुल अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना कंसेप्ट लेकर के, अपना मार्ग लेकर के चलना है अगर नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग।